नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपको एक पीपीएफ स्कैम के बारे में बताने आया हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलायंस कैपिटल का ईपीएफओ से कनेक्शन क्या है या कनेक्शन क्या था। साल 2013-14 के दौरान रिलायंस कैपिटल लिमिटेड यानी आरसीएल ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज जारी किए। आसान भाषा में एनसीडी को आप कंपनी द्वारा लिया गया एक तरीके का लोन समझ सकते हैं। कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है और बदले में तय टर्म्स के अनुसार इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस करने की जिम्मेदारी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ के पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने रिलायंस कैपिटल के एनसीडीज में करीब 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। यानी ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रिलायंस कैपिटल के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में गया था। फिर समस्या कहां शुरू हुई। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इन इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी 2023 और 2024 के आसपास होनी थी, लेकिन उससे पहले ही रिलायंस कैपिटल की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई। कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई और उसके क्रेडिटर्स को अपना पैसा रिकवर करने की चुनौती सामने आ गई। यहीं से ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ। जो पैसा ईपीएफओ ने इन्वेस्ट किया था, क्या वह पूरा वापस आ गया, पूरा वापस आएगा? या 2,500 करोड़ में से कितना पैसा वापस आएगा? रिपोर्ट्स के अनुसार इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस के दौरान ईपीएफओ को करीब 1,490 करोड़ वापस मिले, लेकिन पूरी रकम रिकवर नहीं हो सकी। बताई गई कैलकुलेशन के मुताबिक लगभग 1,007.55 करोड़ प्रिंसिपल और लगभग 808.67 करोड़ इंटरेस्ट का नुकसान बताया गया है। दोनों को जोड़े तो यह रकम करीब 1,816.22 करोड़ बैठती है और इसी कथित नुकसान को लेकर यह मामला सीबीआई तक पहुंचा। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। सीबीआई ने एफआईआर क्यों दर्ज की? रिपोर्ट्स के अनुसार लेबर मिनिस्ट्री की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने रिलायंस कैपिटल से जुड़े इस मामले में एफआईआर दर्ज की। मामले में रिलायंस कैपिटल के तत्कालीन चेयरमैन अनिल अंबानी और अन्य अज्ञात अधिकारियों के नाम सामने आए। जांच का एक अहम हिस्सा कथित तौर पर इस बात से जुड़ा है कि रिलायंस कैपिटल के फंड्स का इस्तेमाल किस तरह किया गया और क्या कंपनी के मैनेजमेंट के दौरान फंड्स की कथित सिफोनिंग या डाइवर्जन हुई। ईडी की इन्वेस्टिगेशन और बीडीओ इंडिया एलएलपी के ऑडिट से संबंधित फाइंडिंग्स का भी इस मामले में उल्लेख किया गया है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी कानूनी बात, सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगना और अदालत में आरोप साबित होना दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इसे आरोप या मामला कह रहे हैं। अंतिम तौर पर साबित हुआ घोटाला नहीं, तो आखिर पैसा डूबा कैसे? इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने
किसी कंपनी को 100 रुपए उधार दिए और उम्मीद थी कि 1 साल बाद 100 रुपए के साथ इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा, लेकिन कंपनी फाइनेंशियल संकट में चली गई। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के दौरान कंपनी की अवेलेबल एसेट्स और रिकवरी के हिसाब से क्रेडिटर्स को पैसा वापस मिलता है। अगर पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया तो बाकी रकम लॉस बन जाती है। रिलायंस कैपिटल के मामले में ईपीएफओ की इन्वेस्टमेंट इसी तरह रिकवरी प्रोसेस में गई और रिपोर्टेड फिगर्स के मुताबिक करीब 1492 करोड़ वापस आने के बाद भी एक बड़ी रकम रिकवर नहीं हो सकी। तो क्या अनिल अंबानी पर आरोप साबित हो चुके हैं? यहां एक बात बिल्कुल क्लियर रखना जरूरी है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अनिल अंबानी दोषी साबित हो चुके हैं। यह जांच की शुरुआत है। इसके अलावा अनिल अंबानी के स्पोक्सपर्सन की तरफ से भी आरोपों से इनकार किया गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आरबीआई ने नवंबर 2021 में रिलायंस कैपिटल का बोर्ड सुप्रीसेड कर दिया। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या एविडेंस सामने आता है और अदालत इस मामले को किस तरह देखती है, यह आगे की लीगल प्रोसेस पर निर्भर करेगा। आपके पीएफ का पैसा खतरे में। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपका पीएफ ईपीएफओ में है तो क्या आपको डरना चाहिए? सीधा जवाब, इस एक मामले में यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि आपके पर्सनल पीएफ अकाउंट का पैसा डूब गया है। यह मामला ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर और रिलायंस कैपिटल से रिकवरी से जुड़ा है। आपका इंडिविजुअल ईपीएफ बैलेंस इससे सीधा खत्म नहीं हो जाता। फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंट होल्डर के तौर पर अपने ईपीएफ अकाउंट की पासबुक और कंट्रीब्यूशंस को समय समय पर चेक करना एक अच्छी आदत है। लेकिन यह पूरा मामला एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है कि अगर ईपीएफओ करोड़ों कर्मचारियों के रिटायरमेंट सेविंग्स को मैनेज करता है तो इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क असेसमेंट कितना मजबूत होना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है और जब बात करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स की हो तो रिस्क मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस और ट्रांसपेरेंसी भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही इस मामले की सबसे बड़ी सीख है। तो पूरी कहानी को एक बार फिर शॉर्ट में समझिए। 2013-14 में रिलायंस कैपिटल के एनसीडीज में ईपीएफओ के पोर्टफोलियो मैनेजर के जरिए करीब 2500 करोड़ इन्वेस्ट किए गए। बाद में रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियली संकट में आई और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में पहुंची। ईपीएफओ को रिपोर्टेड फिगर्स के अनुसार करीब 1492 करोड़ वापस मिल गए। वहीं करीब 1816.22 करोड़ के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लॉस को लेकर मामला सामने आया है। लेबर मिनिस्ट्री की कंप्लेंट के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन याद रखिए एफआईआर का मतलब आरोप साबित होना नहीं है। एफआईआर मतलब है आरोप लगना, एफआईआर का मतलब दोष साबित होना नहीं है। इस मामले की फाइनल लीगल आउटकम इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद ही सामने आएगा। अगर आपको फाइनेंशियल न्यूज सिर्फ हेडलाइन में नहीं
बल्कि पूरी कहानी और आसान भाषा में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या ईपीएफओ को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए कि नहीं। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल खबरों को आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए।